स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 9 से 15 जनवरी 2023 के समस्त जो करंट जीके के हिसाब से जो प्रश्नोत्तर बन सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है हमारा वर्ल्ड करंट जीके के बारे में बात करेंगे इस सप्ताह के। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो ये विश्व स्तर पे एक जो हमारे हिंदी सम्मेलन होते हैं हिंदी दिवस के उसके संदर्भ में ये मनाया जाता है। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी में आयोजन होगा इस बार। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस 10 जनवरी का क्या इतिहास है विश्व हिंदी दिवस के पीछे। तो इसका जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी। इसीलिए 10 जनवरी को शुरू हुआ था ये, तो इसलिए 10 जनवरी को उसके बाद में प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। बात है 1975 की। और ये जो पहला सम्मेलन है वो भारत में हुआ था नागपुर में। अगला बिंदु है दोस्तों, और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है ह्यूगो लॉरिस। ये फ्रांस की फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। दोस्तों 2022 में जो अभी कतर में फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ था उसमें फ्रांस की टीम फाइनल में पहुंची थी और अर्जेंटीना से हारी थी। तो इस टीम के जो कैप्टन थे उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। और 2008 में इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचों की शुरुआत की थी और ये फ्रांस टीम के गोलकीपर भी थे। अगला बिंदु है पुष्प कमल दहल। प्रचंड के नाम से प्रसिद्ध हैं ये, नेपाल के प्रधानमंत्री। हाल ही के दिनों में इसलिए चर्चा में है कि हमारे भारत के उत्तराखंड में स्थित कुछ जो क्षेत्र हैं लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक को इन्होंने वापस लेने का वादा किया है। ऐसा इन्होंने वहाँ की संसद में ये दावा किया है कि हम ये जितने भी क्षेत्र हैं वापस लेंगे। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक बार फिर से भारत और नेपाल के बीच में क्षेत्र को विवाद बनाना, सीमा विवाद को एक तरीके से पुनः हवा देने का काम ये कर रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वामपंथी नेता है वहाँ के, और जो वामपंथी नेता होते हैं उनका झुकाव चीन की तरफ होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीन की भाषा बोल रहे हैं और भारत और नेपाल के जो सही दिशा में बढ़ रहे जो संबंध हैं उनको बिगाड़ने का काम ये लोग करते हैं। तो एक तरीके से फिर से खटास आ सकती है इन दोनों ही देशों के बीच में इन क्षेत्रों की वजह से। नेक्स्ट बिंदु है कि जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ताकतवर है। यहाँ ताकतवर इन द सेंस ये हैं दोस्तों कि किसी देश के जो पासपोर्ट है, जैसे जापान है यहाँ पे, तो जापान के जो नागरिक हैं वो दुनिया में किसी भी देश में जा सकते हैं। तो इस बेस पे उन्होंने, तो ये कौन तय करता है? ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान लगातार छठे वर्ष से इस स्थान हासिल किया, यानी पिछले 6 वर्षों से ये पहला जो स्थान है वो जापान को ही मिल रहा है। बात करें भारत की तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को इस बार 85वें स्थान पे जो है जगह मिली है। बात करें कि जैसे जापान का पासपोर्ट रखने वाले लोग 193 देशों की जो है वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। और भारतीय पासपोर्ट से जो हैं वो लगभग 59 कंट्रीज़ 59 देशों की वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑनलाइन ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। तो 85वें स्थान पे भारत है, सीट्स पे जापान। अगला बिंदु है 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। ये यूएसए की आर बोनी गैब्रियल ने खिताब जीता है इस बार 2023 का। इसका जो आयोजन है वो न्यू ऑरलियंस शहर यूएसए में हुआ है। 71वीं मिस यूनिवर्स को जो है भारत की पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने उन्हें ये ताज पहनाया है। और भारत की तरफ से इस बार भाग लिया है दिविता रॉय ने, और दिविता रॉय जो हैं वो टॉप 16 में भी जगह नहीं बना पाई इस बार। और दोस्तों मिस यूनिवर्स का जो आयोजन है वो 1952 से ही हो रहा है और भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हैं। तो ये थे विश्व घटनाक्रम से जुड़ी हुई बातें। अब हम बात करेंगे भारत से जुड़े हुए घटनाक्रम के बारे में।
तो भारत के संदर्भ में सबसे पहले इन दिनों जो सबसे ज़्यादा अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं, जोशीमठ, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में ये स्थित हैं। एक छोटा सा नगर है, लगभग इसकी जो आबादी है वो 23,000 के आसपास है। और इन दिनों में जो चर्चा का कारण है कि ये भू धसाव के कारण काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। यहाँ से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। और एनएसआरसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह के बीच में जोशीमठ तेजी से धंसना शुरू हुआ और 2 जनवरी नाइट को तो बहुत बड़े धमाके सुनाई दिए लोगों को और अनेक मकानों में दरारें आ गई हैं। और ये जो धंसने की प्रक्रिया है, इसे वैज्ञानिक भाषा में इसे क्राउन कहा जाता है। दोस्तों, जो जोशीमठ हैं, उसका जो जोशीमठ का जो निचला हिस्सा है वो अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर है। अब इस धसाव के अनेक कारण बताए जा रहे हैं, खास करके विकास कार्यक्रमों को भी बताया जा रहा है कि जो विष्णु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उसका लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो भी नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं विकास के नाम पे वो वजह। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो शहर हैं ये सही इसकी बसावट नहीं है। ये कोई ज़्यादा पुराना शहर नहीं है, करीब 100 साल पुराना है। जो लैंडस्लाइड हुआ था, यानी वो जमाव सही तलछट जमी नहीं और उसके ऊपर अनियोजित एक तरीके से शहर बसाया गया। तो इस वजह से ये सब हो रहा है, कारण जो भी हो, लेकिन ये पूरा का पूरा शहर जो है आज संकट के दौर में है। इस वजह से तो ये आपको पूछा जा सकता है जोशीमठ क्यों चर्चा में है, तो भू धसाव के कारण है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। एस राजमौली की तेलुगु फिल्म RRR के एक गीत है नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की ट्रॉफी से नवाजा गया। तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। नाटू नाटू एक करके एक सॉन्ग है और 80 साल के इतिहास में ट्रॉफी जीतने वाली ये पहली भारतीय फिल्म है। इससे पहले एक भारतीय व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, लेकिन किसी भारतीय मूवी के लिए नहीं, बल्कि इनको 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था इन्हें स्लम डॉग मिलियनियर के लिए। और बात करूँ मैं इनकी गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो ये ऑस्कर के बाद में सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड हैं। और ये जो नाटू नाटू गीत हैं, इसका जो हिंदी आप बोल निकालेंगे तो नाचो नाचो करके ये काफ़ी फेमस हुआ है इंडिया में। और ये देसी विदेशी कलाकारों का जो फिल्म और टेलीविज़न क्षेत्र हैं उसमें सम्मानित किया जाता है, अच्छे कार्य के लिए सराहा जाता है। और 1944 में पहला गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों युवा महोत्सव। तो इस बार 26वां युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी के बीच में हुबली कर्नाटक में। जो इसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा जाता है। तो इस बार उनकी 160वीं जयंती थी, स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अगला बिंदु है हॉकी विश्व कप 2023, जो इस बार उसका आयोजन है पुरुष वर्ग का। उसका आयोजन 13 से 29 जनवरी 2023 को भारत के उड़ीसा में जो भुवनेश्वर और राउरकेला है वहाँ पे इसका आयोजन चल रहा है। प्रारंभ हो चुका विश्व कप। उद्घाटन समारोह जो है वो कटक के बाराबती स्टेडियम में इसका उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। और भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं तैयब इकरम। और इसके बारे में अगर बात करें हॉकी विश्व कप की, तो इसका जो आयोजन है वो पहली बार सन 1971 में हुआ था स्पेन में। और उस खिताब को पाकिस्तान ने जीता था, जो मेजबान टीम थी स्पेन को ही उन्होंने हराया था। और बात करें भारत की, तो भारत ने 1975 में विश्व कप जीता था हॉकी का। तो एक लंबे समय के बाद भारत को भी इंतज़ार है विश्व कप जीतने का। इस बार आयोजन भी भारत में ही हो रहा है, तो ये एक अच्छा चांस है उनके लिए। और जो उद्घाटन मैच हैं इस बार वो अर्जेंटीना और दक्षिणी अफ्रीका के बीच में रहा, जो अर्जेंटीना ने जीता है। और बात करूं मैं एक और फैक्ट अगर, तो जो हॉकी इंडिया है उसके अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। दिलीप टर्की उद्घाटन कार्यक्रम में अनेक बड़े नेता भी सम्मिलित हुए थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं वो। नेक्स्ट बिंदु है MV गंगा विलास क्रूज। ये नदी में जो चलने वाला सबसे लंबा यात्री जहाज है। रवि घाट वाराणसी से ये रवाना हुआ है और डिब्रूगढ़ असम के रास्ते से ये पहुंचेगा।
और 51 दिनों में ये लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा कर बांग्लादेश के रास्ते से पहुंचेगा वापस इंडिया में। और ये एक तरीके से जल पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति है। लगभग इसमें 31 जो पर्यटक सवार हैं वो स्वीडन के हैं। केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका नाम पूछा जा सकता है एमवी गंगा विलास क्रूज। अगला है भारतीय सेना दिवस। ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास है। तो आज से 75 साल पहले जो है वो 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस बूचर से जो कमांड फील्ड मार्शल हैं KM करियप्पा ने संभाली। यानी कुल मिला के जो कंट्रोल था इंडियन आर्मी पर वो ब्रिटिश का था। तो उन्होंने आर्मी को हमारे हवाले कब किया, 15 जनवरी 1949 को। तो इस दिवस को याद रखने के लिए जो है वो भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार एक अनोखी बात हुई है कि जो सेना के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सेना दिवस की जो परेड है, यानी जो 15 जनवरी की जो परेड सेना करती है वो दिल्ली में नहीं हुई इस बार। बाकी अब तक का इतिहास है कि दिल्ली में ही होती है। तो ये दिल्ली में न होके दिल्ली से बाहर हुई है। और कहाँ हुई है, बेंगलुरु में। तो ये एक बहुत ही हटके एक फैक्ट है जो हमें याद रखने की जरूरत है। और बात करूं मैं इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी जो है वो दूसरी सबसे बड़ी सेना है। देश के जो प्रथम कमांडर इन चीफ हैं वो KM करियप्पा। और भारत के वर्तमान में जो CDS हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, वो हैं जनरल अनिल चौहान। और इस बार जो 75 वर्ष पूर्ण होने पे सेना ने एक कार्यक्रम भी रखा। इन्होंने गो ग्रीन करके एक अभियान इन्होंने चलाया है, जिसके तहत 75 वर्ष पूर्ण होने पर ये 75,000 पौधे लगाए जाएंगे इनके द्वारा। तो गो ग्रीन एक बहुत ही अच्छा अभियान इन्होंने स्टार्ट किया है। ये भारतीय सेना का एक अभियान है, गो ग्रीन। इसके तहत लगभग कितने 75,000 पौधे लगाए जाएंगे। भारतीय जो थल सेना के प्रमुख हैं वो जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। और नौसेना जो प्रमुख हैं एडमिरल R हरिकुमार। अगला बिंदु है लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो लक्षद्वीप की जो अदालत हैं, जो जिला सत्र न्यायालय हैं, उन्होंने हत्या के प्रयास के मामले में इन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई है। तो दोस्तों, अगर किसी भी सांसद को 2 वर्ष से अधिक की अगर सजा सुनाई जाती है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है। जैसे ही कारावास की सजा सुनाई जाती है 2 वर्ष से अधिक की, तो फिर वो अयोग्य बन जाता है। और ये कब तक रहता है, वापस सजा पूरी होने के बाद जैसे 6 वर्ष तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाता है। तो ये 2 वर्ष ध्यान रखिए, 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष या उससे अधिक अगर किसी सदस्य को सजा सुनाई जाती है तो वो स्वतः ही अयोग्य हो जाता है। हालांकि उन्होंने वापस हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन जो उनकी सुनवाई है वो टाल दी गई। इनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। जैसे ही ये सब हुआ और उनकी सदस्यता चली गई। अगला है वनडे क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत। जो एक दिवसीय क्रिकेट मैच हैं, 50-50 ओवर के जो मैच खेले जाते हैं, उसमें भारत की अब तक की ये विश्व में सबसे बड़ी जीत है। तो भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है इतनी बड़ी जीत का, ये न्यूजीलैंड के नाम था, जिन्होंने आयरलैंड को 290 रनों से हराया। तो अब ये किसके नाम रिकॉर्ड हो गया है, भारत के नाम। किस टीम को हो रहा है, श्रीलंका को, ये याद रखना है। और इसी मैच में विराट कोहली ने अपने घर में इन द सेंस इंडिया में उन्होंने 21 सेंचुरी कंप्लीट कर दिया। और सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो भी उन्होंने तोड़ दिया। और इन्होंने कैरियर का टोटली 46वां शतक पूरा किया है। और ये जो सीरीज़ हैं टीम इंडिया ने 3-0 से जीत ली हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो हैं वो इस बार राजस्थान में हुआ है। ये 83वां सम्मेलन था। इसका जो आयोजन 10 से 13 जनवरी 2023 को राजस्थान की विधानसभा भवन जयपुर में हुआ है। तो इसकी जो अध्यक्षता हैं वो श्री ओम बिरला, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और कोटा बूंदी के सांसद भी हैं, उन्होंने की। और मुख्य अतिथि श्री जगदीप धनखड़ ये थे।
और ध्यान रखना दोस्तों, ये देश के उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। पदेन सभापति का मतलब ये होता है कि जब आप कोई एक पद धारण करते हैं तो उसके साथ एक और स्वतः जो पद मिलता है उस तो वो पदेन कहलाता है। तो ये पदेन सभापति उपराष्ट्रपति का पद धारण करने के कारण साथ ही साथ इनको एक पद मिलता है राज्यसभा का सभापति। और बात करूं मैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री CP जोशी हैं। इससे पहले भी राजस्थान में इस तरह के 3 बार ये सम्मेलन आयोजित हो चुका है, 1957 में, 1978 में और 2011 में, और अब वापस 2023 में। तो इस प्रकार से ये राजस्थान में आयोजित होने वाला टोटली चौथा सम्मेलन है। अगला है विधानसभा सचिवों का सम्मेलन, 59वां सम्मेलन है ये भी आयोजन इसका भी जयपुर में हुआ है 10 जनवरी 2023 को। जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था, ठीक इसी प्रकार जो विधानसभा के सचिव हैं, जो रियल काम कर रहे हैं, जो पेपर वर्क करते हैं, उनका भी सम्मेलन जयपुर में ही हुआ है। और बात करें तो लोकसभा के जो महासचिव हैं वो उत्पल कुमार सिंह, और राज्यसभा के जो महासचिव है PC मोदी, और राजस्थान विधानसभा के महासचिव है महावीर प्रसाद शर्मा। और साथ ही इस सम्मेलन में विधानसभाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग के माध्यम से विधानसभाओं को जोड़ने, विधानमंडलों की पहुंच का विस्तार लोगों तक करने के बारे में भी गहन विचार विमर्श हुआ है। और अगला बिंदु है राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 9 नए न्यायाधीश, 3 अधिवक्ता कोटे से मिले हैं और 6 न्यायिक अधिकारी कोटे से। इस प्रकार से 9 नए जज जो हैं राजस्थान हाईकोर्ट को मिल चुके हैं। गणेश राम मीणा, अनिल उपमन, नूपुर भाटी, इनके तो पति भी जो हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट में जज हैं। और राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, भुवन गोयल, प्रवीण भटनागर, योगेंद्र कुमार पुरोहित और आशुतोष कुमार, ये जो 9 न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की गई हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट में अगर मैं न्यायाधीशों की बात करूं तो कुल 50 पद स्वीकृत हैं, 26 पहले कार्यरत थे और ये 9 नए, तो 26 + 9, इस प्रकार से अभी कितने जज हो गए राजस्थान हाईकोर्ट में? 35। अभी भी जो 15 पद हैं वो रिक्त हैं। तो कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? 35। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 50। तो 50 में से 35 अभी कार्यरत हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल, इन्होंने इन सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई थी। और अभी राजस्थान में अगर बात करें हाईकोर्ट में तो कुल 3 महिला जज हैं, नूपुर भाटी, शुभा मेहता और रेखा बोराणा, ये 3 महिला जज भी हैं। और आज का आखिरी बिंदु दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव या ऊंट उत्सव बोल सकते हैं इसमें, तो ये इसका जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, ये बीकानेर में हुआ है 13 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2023 के बीच में। इसमें जो है विभिन्न प्रकार की झांकियाँ, राजस्थान की वेशभूषा, संस्कृति और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का ये केंद्र बना रहा। और इसका जो आयोजन है वो बीकानेर में हुआ है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन।